स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल। मैं चंचल मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में, जिसमें मैम आपको करवा रही है बेटा ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है, आप सभी जानते हैं रैपिड रिवीजन की, जिसमें आपको कुछ ही मिनटों में 15 से 20 मिनट 25 मिनट में हम आपको एक पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करवा देते हैं, टनाटन करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं कि यहाँ पे बस यही पढ़ लो, यही प्रश्न कर लो, यही पेपर में आने वाला है। तो आपको देखना है, करना है, समझना है और पूरी वीडियो देखिए ताकि एक एक चीज़ आप ध्यान से समझ सकें। चलिए करते हैं आज शुरुआत। तो आज शुरुआत करने का नंबर है कौन से पार्ट का? धातु व धातु। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीबीएसई में 10 मार्क्स तक की इसकी वेटेज होती है, तो आप खुद समझ सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ध्यान से करना है, हर चीज़ देखनी है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए धातु व धातु जो नाम है वहीं से शुरुआत करेंगे कि भाई धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। मैडम देखो बेटा, धातु चीजें वो होती है तो तन्यता, तन्यता यानी जो तार में परिवर्तित हो सके, पर धातु नहीं होती। सही कहोगे भाई, जब इनमें बिजली ही नहीं जाएगी तो काहे को तार बनाना बेटा। फिर बात आती है कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो आधार वदन, आधार वदन मतलब जिनकी चादर बन सके, पतली पतली सब देखते हो ना, मिठाई खाते हो उसमें चांदी का परत लगी रहती है, पर इसकी बन सकती है क्या? किसी अधातु की कभी बन सकती है नहीं, कभी अधातु की बनना बेटा कभी किसी की नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती अधातु की। अधातु का दिमाग में याद रखो, कोयला, क्या कोयले की धातु चादर बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। फिर सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है जैसे दो धातु को आपस में टकराओ तो ऐसे घंटे की आवाज़ आना, क्या आना? घंटे की ध्वनि आना। क्या कभी दो कोयले को बजाने पर आवाज़ आती है? नहीं आती। फिर जितने भी बेटा आपके धातु होते हैं उनका गलनांक व क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, दो को छोड़कर, गैलियम और सीजियम। बेटा ये हथेली पर पिघल जाते हैं, ये हथेली पर क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। हथेली पर क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। ऐसी इनका कम होता है, पर एक है हीरा जिसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा है। फिर धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, पर एक ऐसी है मरकरी, कठोर होती है, पर दो ऐसे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो कोमल है। वहीं ये कोमल होती है, पर एक हीरा है जो सबसे कठोरतम वस्तु है, कठोरतम लिख दो आप इसे तो। और ठोस होती हैं ये भी, पर इनमें भी एक है अधातु में एक्सेप्शन जो कि क्या है? ब्रोमीन। फिर ये चमकदार होती हैं और ये कैसी होती है? फीकी, पर एक है इसे हीरा और आयोडीन जो काफ़ी चमकदार है। फिर बेटा ये विद्युत के सुचालक हैं, विद्युत के सुचालक, और ये क्या हैं? कुचालक, पर दोनों में थोड़े थोड़े एक्सेप्शन है। यहाँ पर है लेड जो कि कुचालक है, और यहाँ पर है ग्रेफाइट जो कि क्या होती है बेटा? सुचालक। तभी तो उसका इस्तेमाल देखते हैं ना वैद्युत अपघटन अभिक्रियाओं में किया जाता है। फिर है भाई धातु के कुछ रासायनिक गुण और अधातु के भी। देखो बेटा रासायनिक गुण में धातु और ऑक्सीजन को अगर मिलाते हो तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। जैसे बना के दिखाया हमने सोडियम का। और ये धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारकीय। अगर क्षारकीय है तो आप सभी जानते हैं कि अम्ल से अभिक्रिया करेगा, ठीक है जी। पर दो धातुएं याद रखनी है, दो का नाम याद रखना है, एक एल्यूमिनियम और एक जिंक ऑक्साइड। ये दोनों उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब क्या होता था? बिल्कुल जो कि अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर ले, जो अम्ल व क्षारक दोनों से क्या कर लें? अभिक्रिया कर लें। फिर अगर धातु को जल में मिलाए तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये बन रहा है, साथ में जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है? ये आग पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ से इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि जो हाइड्रोजन है उसका तापमान आ जाता है ज्वलन का तापमान। फिर कैल्शियम की करो साधारण अभिक्रिया होगी, मैग्नीशियम की साधारण जल से अभिक्रिया नहीं होती, गर्म से करते हैं, ये बनेगा। फिर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक इन तीनों की अभिक्रिया भाप से होगी, वरना नहीं, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर आपकी ये अभिक्रियाशील श्रेणी है, इस श्रेणी के आधार पर ही हमने किया है। ये जो इस श्रेणी में ऊपर की ओर आ रहे हैं, जो भी इस श्रेणी में यहाँ पर ऊपर की ओर आ रहे हैं वो यहाँ पर अभिक्रिया कर रहे हैं, और जो नीचे की ओर आ रहे हैं वो अभिक्रिया नहीं कर सकते। इसलिए पता है यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो बड़े बड़े बॉयलर होते हैं ना फैक्ट्रियों में, उन फैक्ट्रियों में जो बड़े बड़े क्या हैं? बॉयलर हैं, उसमें क्या होता है बेटा? उनको लोहे की जगह कॉपर का बनाया जाता है। क्यों? वैसे तो बहुत महंगी आती है कॉपर, तांबा बहुत महंगा आता है। क्यों बनाते हैं इसका? क्योंकि बेटा हमें पता है कि जो आयरन है वो एक समय पर आके लोहा अभिक्रिया करेगा, जंग लगेगा, पर कॉपर तो कभी अभिक्रिया करेगा नहीं बेटा। इनके अलावा मतलब जिंक के नीचे कोई भी जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, जिंक बोल रही सॉरी, आयरन के बाद कोई भी नीचे अभिक्रिया नहीं करेगा। फिर धातु की अगर अम्ल से करते थे तो आपकी पार्ट 2 वाली है बिल्कुल भाई, कि भाई लवण और H2 गैस, यहाँ पे बना के दिखाया मैंने कि N एक धातु है, HCl अम्ल लिया, ये बन गया।
फिर धातु ए, मान लो कोई भी एक ए धातु है, वो धातु बी की यौगिक से अभिक्रिया कर रही है। मैंने कह दिया कि ए की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है बी के मुकाबले, तो ए वाला आपको पता धक्का दे देगा। ये चैप्टर 1 की विस्थापन अभिक्रिया है। देखो वही हुआ, यहाँ Na था, आप जानते हो अभिक्रियाशील श्रेणी में Na तो ऊपर आता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है भाई, तो Mg को भगा दिया, कोई बन गया। फिर अगर अधातु की ऑक्सीजन से करवाते हो तो अधात्विक ऑक्साइड बनता है, जो कि कैसा होता है, अम्लीय। अगर ये अम्लीय हैं तो किससे अभिक्रिया करेंगे, डैश। आप लिख कर बताओगे मुझे, ये आपका है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। फिर आगे हमने कि भाई अगर मान लो एक धातु है, दूसरा अधातु है, अगर हम दोनों की अभिक्रिया करते तो क्या बनेगा, तो बनते हैं बेटा आयनिक यौगिक। क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक। क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक। अब जो धातु होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, जैसे सोडियम था, 2 8 1 होते हैं, आखिरी में हमेशा बेटा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, संरचना जो ये बनाते हैं, इसमें हमेशा आखिरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। सोडियम का 1 है तो देखो मैंने 1 दिखाया, क्लोरीन में 7 है तो मैंने कितने दिखाए, 7। क्लोरीन को 1 चाहिए, सोडियम को 1 देना है तो दे दिया भाई इधर। देखो सोडियम का दे दिया तो इसमें +1 आ गया, क्लोरीन के पास 7 थे, 1 और आ गया, -1 चल गया। तो ऐसे इन दोनों के बीच में एक बंध बन जाता है, इस बंध को कहते हैं बेटा आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। और ये आयनिक बंध जो बनता है बेटा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत आकर्षण बल होता है। बहुत ज़्यादा मजबूत क्या होता है, आकर्षण बल। प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत आकर्षण बल है। तो इस आकर्षण बल से क्या होता है, ये चीज़ें ठोस हो जाती हैं और कठोर हो जाती हैं, इनका गलना क्वथनांक बढ़ जाता है, जल में घुलती हैं ये, और अकार्बनिक वस्तु जैसे कि पेट्रोल डीजल में नहीं घुलती। फिर पिघली अवस्था में या जलीय अवस्था में अगर ऐसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, जल में डालोगे तो आपको पता है Na+ और Cl- में परिवर्तित हो जाता है। मुक्त आयन, ध्यान रखो कभी भी कोई भी आपसे पूछे भाई ये विद्युत का सुचालक है तो क्यों है, क्योंकि उसके पास अगर वो द्रव है तो कहते हैं ना कि भाई मुक्त आयन है, और अगर वो ठोस है तो कहते हैं ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मुक्त आयन है तो विद्युत के क्या बन जाएंगे, ये सुचालक। ठोस में नहीं है, ठोस में नहीं है तो ठोस में नहीं करते, साधारण बात। फिर है बेटा धातु की प्राप्ति। अब हमें पृथ्वी में से धातुएं मिलती कैसे हैं, तो धातु की प्राप्ति के लिए 3 आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। भाई खनिज, खनिज क्या होता है, जो भी चीज़ आप पृथ्वी में से खुदाई करके निकालते हो वो आपका खनिज है। मान लो आपने निकाला पूरा, क्या है, खनिज। अब इस खनिज में धातु है, आपको चाहिए एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम है, पर इस वाले भाग में एल्यूमिनियम मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो खनिज का वह भाग जिसमें धातु की संभावना सबसे ज़्यादा है उसे कहते हैं अयस्क। तो इतने भाग को लेंगे, और इस अयस्क में जितनी भी अशुद्धतियाँ होंगी, अशुद्धियाँ, उसे कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं, गैंग, बिल्कुल सही। अब कैसे प्राप्त करते हैं, तो 3 चरणों में। पहला होता है अयस्क की आर्द्रता। अयस्क की आर्द्रता का मतलब होता है अयस्क से गैंग को अलग करना। अयस्क से गैंग को क्या करना, अलग करना। अब मैम क्या होगी गैंग, तो बेटा गैंग धूल, मिट्टी, कंकड़, कोई और धातु, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो धूल मिट्टी है तो आपने निकाला अयस्क, धूल मिट्टी है, पानी से धो दिया, मतलब पहला काम कर दिया आपने अयस्क की आर्द्रता। फिर दूसरा काम क्या होता है, जो भी अयस्क है उसे ऑक्साइड में परिवर्तित करिए, और ऑक्साइड में परिवर्तित करके धातु का क्या कर दो, अपचयन। मतलब धातु में से ऑक्साइड हटा दो, धातु बच जाएगी। धातु तो चाहिए अपने को, जैसे ये रहा। सबसे पहले अब इसके लिए अलग अलग होता है, निम्न अभिक्रियाशील के लिए अलग तरीका है, उच्च अभिक्रियाशील के लिए अलग है, और मध्य के लिए अलग है। अब कौन है उच्च और कौन है निम्न, तो बेटा ये दोनों उच्च अभिक्रियाशील है। फिर यहाँ से यहाँ ये मध्य अभिक्रियाशील है और ये निम्न अभिक्रियाशील है। तो अभी हम निम्न की बात कर रहे हैं। निम्न में एक का बताऊंगी, सबका एक जैसा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बता दिया किसका, Hg का, Hg2S, इसे अमलगम कहते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, सिनेवार, सॉरी बेटा, सॉरी, सिनेवार, Hg2S। इसका ऑक्सीजन के साथ करवाया क्योंकि हमें ऑक्साइड बनाना है भाई। कोई भी है इसको कैसा भी हो, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, ऑक्साइड में बनाना, बना लिया ऑक्साइड, और H2 बाहर। अब इस ऑक्साइड को ऊष्मा दी, तापन करा, Hg बच गया और ये द्रव्य बन जाता है और ऑक्सीजन बाहर, मिल गई हमें धातु। ऐसी कॉपर का है, कॉपर नहीं, देखो बेटा यहाँ पर ना कॉपर +1 दिखा रहा है तो इसे क्यूपरस बोलेंगे, क्यूपरस सल्फाइड। ऑक्सीजन डाला, क्यूपरस ऑक्साइड, पर बेटा कितना ही ऑक्सीजन डाल लो, थोड़ा बहुत क्यूपरस सल्फाइड बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, बना हुआ क्यूपरस ऑक्साइड और बचा हुआ क्यूपरस सल्फाइड दोनों को मिलाते तो कॉपर बनता है और SO3 बाहर निकल जाती है, मिल गया आपको धातु। पर जो धातुएं मिली शुद्ध नहीं है बेटा, इसे तीसरी प्रक्रिया भी करेंगे हम अभी, पर पहले भी देखो। फिर मध्य अभिक्रियाशील, जो बीच वाली थी उसमें से मैंने एक जिंक को उठाया। अब बीच वाली के लिए 2 प्रक्रियाएं भैया, एक तो है निस्थापन, दूसरी है भर्जन।
सबसे पहली बात ध्यान रखना, निस्थापन कब लगेगी? अगर आपका मध्य अभिक्रियाशील की धातुएं का जो एस है वो कार्बोनेट है तो निस्थापन, सल्फाइड है तो भर्जन, ध्यान रखना इतने बात, ठीक है जी। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, निस्थापन और भर्जन क्या है, कैसा नहीं, इसके लिए प्रश्न बनेगा, ध्यान रखेंगे। तो निस्थापन में क्या करते हैं, जो कार्बोनेट वाले का होता है उसको हम हीट करते हैं, कहाँ पर? वायु की अनुपस्थिति लिख देते हैं बेटा आपकी बुक में, वायु की अनुपस्थिति मतलब वहां जहाँ पे वायु ना के बराबर हो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए वायु, हमारे पास ऑक्सीजन है पहले से फॉर्मूले में। तो यहाँ से CO2 बाहर निकलती है, ZNO बन गया, फिर कार्बन डाल दो, क्यों? क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन बहुत पुराना प्यार है, पहला प्यार है, तो वो खींच लेगा और जिंक बच जाएगा। ऐसे यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हम इसको वहाँ करेंगे, ऊष्मा देंगे, ईटतापन करेंगे जहाँ ऑक्सीजन हो। तो ये काम कहाँ हो रहा है? ये काम होता है वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में बनता है जिंक और ये बाहर, फिर वही जिंक ऑक्साइड है, कार्बन डाल दो, प्यार अपना ऑक्सीजन छीन लेगा, हो गया खत्म। अब जो उच्च अभिक्रियाशील श्रेणी होती है बेटा, वो करती है वैद्युत अपघटन। क्या करती हैं वो? वैद्युतीकरण करती हैं। वैद्युतीकरण में क्या है बेटा? जैसे सोडियम क्लोराइड था अपने पास, डाल दिया हमने, आप जानते हो ये टूटकर Na+ और Cl- बनाएगा। अब कैथोड क्या होती है? माइनस वाली, एनोड क्या होती है? प्लस वाली। तो कैथोड जो माइनस वाली है उस पर सोडियम जाएगा, सोडियम कहेगा एक इलेक्ट्रॉन दे देना मेरे को, कि माइनस वालों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस वालों के पास कमी है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बन गई सोडियम धातु, चिपक जाएगी उस पर। फिर एनोड माइनस है, वो प्लस वाली है, बेचारी के पास कम है इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन सोचेगा चल भाई ले तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 क्लोरीन ने दे दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, Cl2 गैस बन गए, क्या बन गए? Cl2 गैस बन के ये बाहर निकल जाएगी, Cl2 गैस बन के ये बाहर निकल जाएगी। तो ये होता है दूसरे प्रक्रिया। फिर जब ये हो जाएगा तो अब तीसरी प्रक्रिया है धातुओं का शुद्धिकरण। धातुओं का शुद्धिकरण, भाई जो आपको धातु मिली है वो शुद्ध नहीं है, हमें करना है धातुओं को शुद्ध, क्योंकि हमें तो शुद्ध धातु चाहिए। अशुद्ध धातु को लेके करेंगे क्या? तो शुद्ध धातुओं को लेने के लिए धातुओं को क्या करना पड़ेगा? शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? वैद्युतीकरण। तो हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में मान लो 1 विलियन भर दिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। अच्छा अब हम साफ कॉपर को कर रहे हैं, तो बेटा देखो एक प्लस और एक माइनस होगी, जो बैटरी के प्लस से जुड़ी हुई है उसे कहते हैं एनोड पॉजिटिव, और जो माइनस जुड़ी हुई है वो क्या होती है? कैथोड। तो एनोड पर अशुद्ध कॉपर लगा दो जो उसको साफ करनी है, और कैथोड पर थोड़ा सा देखो मैंने शुद्ध कॉपर लगा दिया। अब होगा क्या? जब अभिक्रिया चालू होगी तो जो कॉपर सल्फेट है ये विद्युत की वजह से अपघटित होकर क्या बनेगा? कॉपर +2 और SO4-2, कॉपर +2 SO4-2, जिसमें से जो कॉपर +2 है, प्लस वाला ये माइनस वाला, इसके ऊपर जाके चिपकने लगेगा, ये रहा जिस चिपकने लगेगा। पर बेटा जी सल्फेट यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पहले ही कॉपर चिपकी पड़ी है, तो कुछ समय पश्चात यहाँ से कॉपर खत्म होने लगेगा, यहाँ से कॉपर विलियन में से कॉपर कम होने लगेगा। तो होगा क्या? जो आपने अशुद्ध कॉपर है, अशुद्ध कॉपर यहाँ पर आएगा विलियन में, घुलेगा सल्फेट से, क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट, फिर टूटेगा कॉपर प्लस में, फिर चिपकेगा। तो हुआ क्या? एनोड पे से कॉपर ठोस था, बाहर निकला, कैसे निकला बाहर? कॉपर +2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे गया। कैथोड पर क्या हुआ? कॉपर +2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने, कॉपर ठोस बना के अपने ऊपर क्या कर लिया? जमा लिया। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने। फिर है बेटा संचारण। संचारण क्या होता है? समय के साथ साथ वायुमंडल की गैसों की वजह से धातुओं का ह्रास होता है, इसी को हम संचारण कहा करते थे। बिल्कुल जैसे कि लोहे पर जंग लगती है, कभी भी लोहे पर ऑक्सीजन और जल एक साथ करते हैं हमला, कहाँ से आया ये? वायुमंडल से, वायु से। तो यहाँ पर Fe2O3.H2O बनता है, कौन से रंग का? लाल भूरे रंग का। कौन से रंग का? लाल भूरे रंग का। कौन से रंग का? लाल भूरे रंग का। इसी को आप क्या कहते हो? जंग कहते हो। चांदी काली पड़ती है, देखा होगा घर में, क्यों बेटा? क्योंकि चांदी के साथ हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाली SO2 गैस अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड होता है, जो कि क्या होती है? काली परत होती है। आप जाते हो सुनार के पास, वो उसे रगड़ रगड़ के इस परत को हटा देता है और चांदी साफ हो जाती है, पर इससे चांदी का वजन कम हो जाता है। फिर तांबा आपका हरा पड़ता है, क्योंकि तांबे के साथ वातावरण से CO2 अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक हरे रंग का पदार्थ होता है। ठीक, इन सब का बचाव क्या है भाई? पेंट लगाना, तेल लगाना, वायु से दूर रखना, वो सब है इनका। फिर है बेटा एक चीज इस पाठ में जो मेन है वो है उपधातु।
उपधातु, इनसे प्रश्न बनता है बेटा। यहाँ से उपधातु से प्रश्न बन जाता है और यहाँ से बन जाता है कि भाई चांदी का काला पड़ना, चांदी पर काली पड़ने के लिए कौन सी परत चढ़ती है, परत का नाम बताओ। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे बन जाते हैं। फिर अगर हम उपधातु की बात करें तो उपधातु में क्या होता है, क्या होती है उपधातु? मान लो आपके पास दो अलग अलग धातु है, आपने उन दोनों धातु को पिघलाकर अच्छे से मिला दिया। अच्छे से मिलाने वाला मतलब सम्मागी मिश्रण बना दिया। सम्मागी मिश्रण क्या हुआ करता था? जिसमें आप अलग अलग तत्वों को पहचान नहीं सकते। जैसे एक बार जल में नमक घोल दिया तो क्या जल और नमक के अणु अलग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो धातु या धातु को मिला दो या धातु अधातु को भी मिलाया जाता है, इसे सम्मागी। जैसे पीतल है, पीतल कैसे बनती है? कॉपर और जिंक को मिलाकर। कांसे कैसे बनता है? कॉपर और टिन को मिलाकर। सोल्टर, जिसको आप देखते हो कई बार मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, रिमोट वगैरह में लगे रहते हैं, उनको वायर को लगाने के लिए एक तार को पिघला के टाका लगाते हैं, वो ये होता है सोल्टर। ये लेड और टिन से मिलकर बना हुआ है। फिर एक अमलगम, ये मरकरी का होता है। मरकरी के साथ कॉपर मिला दो तो उसे कॉपर अमलगम कहते हैं। चांदी में तो चांदी अमलगम कहते हैं। ऐसी एक होती है आपकी स्टील, ऐसी ही एक आपकी क्या है? स्टील। स्टील में क्या होता है? इसमें लोहा, थोड़ा कॉपर और थोड़ा कार्बन मिलाया जाता है। अब बात आती है क्यों बनाने हैं ये हमें उपधातु, क्या जरूरत है इन्हें बनाने की? तो बेटा उपधातु बनाने से कोई भी धातु कठोर, जैसे कि आप जानते हो, आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो कि हमारा जो सोना होता है 24 कैरेट का, वो बहुत कमजोर, बहुत कोमल द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, जिसकी गहने नहीं बनाए जा सकते। तो हम क्या करते हैं, उस 24 कैरेट के सोने में, 24 कैरेट का सोना होता है, उससे तो हम नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं 22 कैरेट सोना लेते हैं और 2% उसमें या तो चांदी या कॉपर मिलाकर ठोस कर लेते हैं, जिससे आप गहने बना लेते हैं। ऐसी शुद्ध लोहा, वो भी बड़ा कोमल होता है, आप उससे नहीं बना सकते कुछ भी, तो उसमें भी मिलावट की जाती है। देखो इससे एक प्रश्न बन सकता है कि जो दिल्ली में है ना पुराना हमारा लोहे का पिलर जो है, वो इतना पुराना है, आज भी खराब क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा वो लोहे के बड़े ही शुद्ध रूप से बना हुआ है और उसमें लोहे के ऊपर क्या करा हुआ है? जिंक की परत चढ़ाई गई है। वैद्युतीकरण, जो कि संचालन का एक बचाव करने का तरीका है, जो अपने पार्ट 1 में पढ़ा है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा विद्युत चालकता कम कर देते हैं। मान लो भाई मुझे कोई एक ऐसी तार बनानी है जिसमें विद्युत चालकता कम जाए, विद्युत कम जाए, तो आप ये ले सकते हो धातु। या फिर संक्षारण कम हो, जैसे कि आप देखते हो, आपको मैं लोहे के बर्तन में दे दूँ खाना बनाने के लिए कि भाई कर लो लोहे के बर्तन इस्तेमाल डेली, नहीं करते हम क्योंकि उन पर जंग लग जाती है। पर जो स्टील होती है उसमें जंग लगती है नहीं। तो बेटा जब अधातु आप बनाते हो तो अधातुओं में संचारण की क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मतलब जंग कम लगती है। तो इन कारण वर्षों से हम क्या बनाते हैं? उपधातु बनाते हैं। तो बेटा ये है आपका पूरा पार्ट, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसकी तैयारी करें। एक बार यहाँ से वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी में से रीड करें। एनसीईआरटी में जो मेन प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, उनको देखें, उन्हें समझें और उन्हें जानें। और बेटा इंपॉर्टेंटली हमारे पास यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। भाई क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, सारे प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर हल सहित दे रखे हैं। तो बेटा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये का है। इसे खरीद लो ताकि पेपर के लिए सारे प्रश्नों को आप ख़त्म कर सको, अच्छे से क्लियर कर सको। कोई ज़्यादा बुरा सौदा नहीं है, बहुत ही कम में है, आसानी से हो जाएगा। तो इस पर अमल करिए और इस वीडियो को देखकर जो मैंने आपको बोला है उस चीज़ पर भी काम कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय। मैम आपको जल्द मिलेगी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू।